दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं साइंस के ऑब्जेक्टिव के ब्रह्मास्त्र प्रश्न, जो कम से कम बोर्ड एग्जाम में इससे 20 या 25 अंक पूछे जाएंगे। अतः आपसे आग्रह है कि आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा है, तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज कैसा होता है दोस्तों? तो तेल लगा कागज कैसा होता है? पारभाषक होता है। कैसा होता है दोस्तों? तो पारभाषक होता है। प्रश्न संख्या 2 हमारा है दोस्तों, दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र क्या है दोस्तों? तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण का सूत्र क्या होता है दोस्तों? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। प्रश्न संख्या 3 हमारा है दोस्तों, उत्तल दर्पण के प्रकाश में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब और सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। प्रश्न संख्या 3 का हमारा दोस्तों आंसर आवर्धन जो होगा वह कैसा होगा? तो धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक होगा। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अर्थात प्लस होती है। प्रश्न संख्या 5 हमारा दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है दोस्तों? तो 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। यह सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? दोस्तों हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रश्न संख्या 8 है, मिग्र मरीचिका का ही कारण है। मृग्रम ऋचिका का कारण है। प्रश्न संख्या 8 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, पहले अपवर्तन और बाद में पुनः आंतरिक परावर्तन होने के कारण। पहले अपवर्तन और बाद में पुनः आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 9 हमारा दोस्तों, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है दोस्तों? तो किसके द्वारा बनता है? अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? अभिनेत्र लेंस के द्वारा। प्रश्न संख्या 10 हमारा है दोस्तों, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? पुतली को साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह कहलाता है परितारिका कहलाता है। पुतली साइज को नियंत्रित करने वाले को परितारिका कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 हमारा दोस्तों, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग होता है दोस्तों? श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग होता है वह होता है बैगनी। कौन होता है दोस्तों? बैगनी। प्रश्न संख्या 12 हमारा है दोस्तों, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की संख्या होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। प्रश्न संख्या 14, सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? प्रश्न संख्या 14 का हमारा आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन बी, जस्ता का होता है। किसका होता है? तो जस्ता का। प्रश्न संख्या 15 है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होता है। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होता है दोस्तों? तो वह 0.4 एम्पियर होता है। कितना होता है? 0.4 एम्पियर। प्रश्न संख्या 16 हमारा दोस्तों, बल रेखा की प्रकृति होती है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो होती है वह काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक होता है। प्रश्न संख्या 17, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है दोस्तों? शून्य होता है। इसके ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 17 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी बिंदुओं पर कैसा होता है? तो एक समान रहता है।
प्रश्न संख्या 18, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। किसने की थी? फैराडे ने। प्रश्न संख्या 19 है, वायुमंडल में प्रकाश का किन वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो प्रश्न संख्या 19 का हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नीला का होता है। किसका होता है? तो नीला का होता है। प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितने वाट पर होता है दोस्तों? तो वह होता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा पर। कितने पर होता है दोस्तों? 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा पर। चलिए दोस्तों, आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। प्रश्न संख्या 21 की तरफ चलते हैं। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान होता है। प्रश्न संख्या 21 है, 1 जूल का मान कितना होता है? तो 0.24 कैलोरी होता है। कितना होता है 1 जूल का मान? तो 0.24 कैलोरी। प्रश्न संख्या 22, जब पश्चिम की ओर अपेक्षित कोई धनावेशित कण अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। प्रश्न संख्या 22 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊपर मुखी होती है। कैसी होती है? तो ऊपर मुखी होती है। प्रश्न संख्या 23, डीजल का प्रयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजन में, विद्युत उत्पादन में, ए बी और सी तीनों में। तो डीजल का जो प्रयोग होता है दोस्तों वह ए बी सी तीनों में होता है। भारी वाहनों में भी, रेल के इंजन में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है, सभी में होता है। प्रश्न संख्या 23 का हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्क्रम नहीं है? इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्क्रम नहीं है? इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्क्रम नहीं है? तो प्रश्न संख्या 24 का हमारा आंसर है ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा। कौन दोस्तों? तो नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा स्रोत के व्युत्क्रम नहीं है। प्रश्न संख्या 25 है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। प्रश्न संख्या 26 हमारा है, Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl इसकी सभी BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं श्वेत बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 27, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? प्रश्न संख्या 27 हमारा है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। प्रश्न संख्या 27, निम्न में कौन अम्ल नहीं है? निम्न में कौन अम्ल नहीं है? निम्न में कौन? HCl भी अम्ल है, HNO3 अम्ल है, H2SO4 भी अम्ल है, KOH एक अम्ल नहीं है दोस्तों। कौन? KOH। प्रश्न संख्या 29 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है दोस्तों? तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। प्रश्न संख्या 30 है, धोने का सोडा का आणविक सूत्र है दोस्तों। धोने का सोडा का आणविक सूत्र है, तो धोने का सोडा का आणविक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है दोस्तों? Na2CO3 × 10H2O। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? किसके कारण अम्ल वर्षा होती है दोस्तों? तो SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। किसके कारण? SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 32 हमारा है दोस्तों, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? लवण बनाते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो बुझा हुआ चूना इसमें से क्या हो जाएगा? CaCO2 का होल ट्वाइस। प्रश्न संख्या 33 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बुझा हुआ चूना Ca का होल ट्वाइस। प्रश्न संख्या 34 है, सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? प्रश्न संख्या 34 है दोस्तों, सिलिका क्या है? सिलिका एक उपधातु है। क्या है दोस्तों? उपधातु। प्रश्न संख्या 35 है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो लोहे की परमाणु संख्या जो होती है वह 26 होती है। कितनी होती है? 26। प्रश्न संख्या 36 है, लेड तथा मरकरी उष्मा के क्या होते हैं? अच्छे चालक, अचालक, अल्पतम चालक, इनमें से कोई नहीं। तो अल्पतम चालक होते हैं दोस्तों। सीसा और मरकरी उष्मा के
अल्पतम चालक होते हैं यानी कम चालक होते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 37 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। प्रश्न संख्या 37 का हमारा आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन ए एनोड पर। किस पर दोस्तों? एनोड पर। प्रश्न संख्या 38 हमारा है दोस्तों, प्रश्न संख्या 38 है, क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट अयस्क है तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का। दोस्तों यहाँ पे एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का क्रायोलाइट एक अयस्क है। प्रश्न संख्या 39 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, लोहे को संरक्षित होने से बचाने के लिए किसी उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है? लोहे को संरक्षित यानी लोहे को सुरक्षित रखने के लिए किसकी लेप चढ़ाना चाहिए दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 39 का यसद लेपन द्वारा, यसद लेपन के द्वारा लोहे को जंग से बचाया जा सकता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 40 है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। कितने थे दोस्तों? 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। चलिए दोस्तों आपने प्रश्न संख्या 40 में से कितने प्रश्न सही किए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या अब हम 41 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, प्रश्न संख्या 41 है दोस्तों, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है दोस्तों? तो कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक जो है CO है। क्या है दोस्तों? CO। प्रश्न संख्या 42, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। प्रश्न संख्या 43 है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 44 है, प्रोपेन C3H8 की संरचना सूत्र क्या है दोस्तों? तो C3H8 का संरचना सूत्र क्या है दोस्तों? तो C3 और हाइड्रोजन का, कार्बन 3 को हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 को, ऑप्शन बी में कार्बन क्या होगा दोस्तों? तो 3 को। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 45 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिअबंध होते हुए कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिअबंध होते हैं वे कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं वो एल्काइन। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, वो एल्काइन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन है दोस्तों? तो वह मीथेन है। कौन है? मीथेन। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन मीथेन है। प्रश्न संख्या 47 हमारा, मीथेन वायु में जलकर, मीथेन वायु में जलकर क्या देता है दोस्तों? तो मीथेन वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। वायु में जलकर मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। प्रश्न संख्या 48 है, हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु, हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं दोस्तों? तो हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह होती है 2। कितनी होती है दोस्तों? 2 रहती है। प्रश्न संख्या 49 है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? प्रश्न संख्या 49 का हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु संख्याओं के फलन होते हैं। प्रश्न संख्या 50 अब हमारा है दोस्तों, 1 पिकोमीटर बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है दोस्तों, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है? 10 के पावर -12 मीटर। 10 के पावर -12 मीटर 1 पिकोमीटर बराबर होता है। प्रश्न संख्या 51 है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की जो संख्या होती है वह 18 होती है। कितनी होती है? 18। प्रश्न संख्या 52 है, हीलियम Ne और आर्गन कैसे गैस है दोस्तों? हीलियम नियॉन और आर्गन कैसे गैस है दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 52 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निष्क्रिय गैस है। यह सभी निष्क्रिय गैस है। प्रश्न संख्या 53 है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। कितनी होती है? 2n²। प्रश्न संख्या
54 है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितनी होती है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह होती है हरे पौधे में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो हरे पौधे में। प्रश्न संख्या 55 हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्तों। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 हमारा है दोस्तों, कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो कुटपाद जो पाया जाता है वह अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। प्रश्न संख्या 57 है, दांत की सबसे ऊपरी परत होती है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है दोस्तों? तो दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है वह होती है इनामेल। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल होती है। प्रश्न संख्या 58 है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? प्रश्न संख्या 58 का हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न संख्या 59 है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? सांस लेने से। तो दोस्तों निमोनिया एक श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। प्रश्न संख्या 60 है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? प्रश्न संख्या 60 का हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अवायवीय श्वसन में इथाइल अल्कोहल बनता है। प्रश्न संख्या 61 है, मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है। प्रश्न संख्या 62 है, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हैमरेज का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अर्थात अधिक टेंशन होने से ब्रेन हैमरेज हो जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3, वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है दोस्तों? तो इनमें से सभी महत्व है। खनिज अवशोषण एवं वाहन के लिए, जल परिवहन के लिए, ताप संतुलन के लिए, इनमें से सभी वाष्पोत्सर्जन के कारण होते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, पादप में एंजाइम उत्तरदायी, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पौधे में जाइलम का क्या काम है दोस्तों? तो पौधे में जाइलम का कार्य जल का वाहन करना, जल को पौधे के विभिन्न भागों में ले जाना जाइलम का कार्य है। प्रश्न संख्या 65 है, मानव का उत्सर्जित प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है वह हमारा है ऑप्शन ए ब्रिक। ब्रिक मानव का एक उत्सर्जी अंग है। प्रश्न संख्या 66 है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है दोस्तों? तो तंत्रिका कोश मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। प्रश्न संख्या 67 है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए भी, हृदय संचालन, शरीर के संतुलन बनाने के, इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। मस्तिष्क सभी के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 68 है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है दोस्तों? तो सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। प्रश्न संख्या 69, अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 69 का हमारा आंसर जो होगा दोस्तों आयोडीन की आवश्यकता होती है अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। प्रश्न संख्या दोस्तों 70, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। दोस्तों आपने 70 में से कितने प्रश्न ऑब्जेक्टिव सही किए उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 71 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 71 हमारा एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो एक लिंगी पादप का क्या उदाहरण है दोस्तों? पपीता एक लिंगी पौधे हैं। प्रश्न संख्या 72, पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं? पुष्प में परागकण जो होते हैं वह पुंकेसर में बनते हैं। कहाँ बनते हैं दोस्तों? पुंकेसर में। प्रश्न संख्या 73, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? तो कायिक प्रबंधन हाइड्रा में प्रजनन का विधि है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 74 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 74 है, पुष्प का नर जनांग कहलाता है। पुष्प का नर जनांग क्या कहलाता है दोस्तों? तो पुष्प का नर जनांग पुंकेसर कहलाता है। प्रश्न संख्या 75 है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है कहाँ स्रावित होता है दोस्तों? तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वह वृषण से स्रावित होता रहता है। प्रश्न संख्या 76, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? घेंघा रोग, अर्थात घेंघ फूलने लगता है। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 77 की तरफ अब हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 77 है, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह दोस्तों होती है हमारा ऑप्शन बी 23 जोड़े। कुल गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में 46 और नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 23 और मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 अर्थात 23 जोड़े। मनुष्य में यहाँ नर बोल रहा है तो 23 हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 78 है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। किसे उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे दोस्तों? तो जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। प्रश्न संख्या 80 है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है दोस्तों? तो वन जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह सभी प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आए होंगे और इसमें कम से कम आप 70 या 60 नंबर ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही बनाए होइएगा। अतः आपसे आग्रह कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।